नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में निवास करने वाली तथा झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक उरांव जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो उरांव जनजाति के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सहित उनके विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न पूर्व की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, अपितु आपकी तैयारियों तथा स्वयं को जांचने में भी यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड के उरांव जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका, यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा कथन है, इनका निवास स्थान मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार है, जहां इनकी 90% आबादी निवास करती है। तीसरा कथन है, इस जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 और 3 कथन सही है, और ऑप्शन डी में दिया गया है केवल एक कथन ही, पहला कथन ही सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से सभी कथन सही है। क्योंकि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उरांव, और भारत की चौथी गोंड, भील और संथाल के बाद चौथी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, और इनका मुख्य निवास स्थान छोटा नागपुर का पठार है। और यह पूर्व में ही हम लोग जानते हैं कि उरांव जो है दक्षिण भारत से प्रव्रजन करके कहाँ आए थे? झारखंड आए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के उरांव जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस जनजाति का मुख्य त्योहार कर्मा एवं सरहुल है। इनका प्रमुख नृत्य जदुर है, यह दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, इनका नृत्य स्थान अखड़ा कहलाता है। और चौथा कथन है, इनके नववर्ष का आरंभ नवंबर-दिसंबर माह में धान की कटाई के बाद होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 1 और 2, बी में कहा गया है 1, 2 और 4 का कथन सही है, सी में कहा गया है 3 और 4 कथन सही है, और डी में कहा गया है सभी कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन डी का सभी कथन सही है। क्या है? तो इनका प्रमुख त्योहार कर्मा और सरहुल है, प्रमुख नृत्य जदुर है, नृत्य स्थान को अखड़ा कहते हैं, तथा नववर्ष का प्रारंभ नवंबर-दिसंबर माह में धान की कटाई के उपरांत होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है। तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से संथाल के उपरांत झारखंड की दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति उरांव है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में उरांव जनजाति को भाषा एवं प्रजाति दोनों के दृष्टिकोण से द्रविड़ जाति का माना जाता है, और इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका ए कुरुख, बी कोरबा, सी कूपर और डी उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव स्वयं को कुरुख कहते हैं। और कुरुख का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुरुख का शाब्दिक अर्थ आपका मनुष्य होता है। और उरांव जनजाति जो है यह द्रविड़, और इनकी जो भाषा है दोनों, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव की भाषा भी क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उरांवों का औसत कद होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 160.1 सेंटीमीटर, बी है 162.1 सेंटीमीटर, सी है 174.4 सेंटीमीटर, और डी है 148
सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उरावों का जो कद है वह 162.1 सेंटीमीटर होता है और इनमें बी रक्त समूह की प्रधानता पाई जाती है। उरावों का प्रिय पेय जो है वह हड़िया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उरावों का प्रिय पेय क्या है? हड़िया कहलाता है। और संपूर्ण उरांव समाज में बंदर के मांस को खाना निषिद्ध किया गया है। उरांव जनजाति के लोग बंदर के मांस को नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ऑप्शन है आपका ए शरत चंद्र राय, बी है एलपी विद्यार्थी, डी है आपका डीएन मजुमदार और डी है आरएस शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शरत चंद्र राय की रचना है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर और उन्होंने इसके 1915 ईस्वी में लिखा था, जिसमें झारखंड के उरांव जनजाति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है, उरांव लोग प्रतिवर्ष बैसाख में सेंद्रा पर्व मनाते हैं। बी है आपका फाल्गुन में ये लोग फागु सेंद्रा मनाते हैं। सी है वर्षा ऋतु के आरंभ में ये जेठ शिकार करते हैं और डी इनमें दौराहा शिकार का प्रचलन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें दौराहा शिकार का प्रचलन नहीं है, जबकि उरांव जनजाति में दौराहा शिकार का प्रचलन देखा जाता है। और दौराहा शिकार जो है उरांव जनजाति में सुविधा और इच्छा के अनुसार यह शिकार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दौराहा शिकार जो है उरांव जनजाति की सुविधा और इच्छा के अनुसार यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए केरिया, बी खनरिया, सी करेवा और डी छुपी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है वह क्या कहलाता है? वह केरिया कहलाता है। वहीं महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को गुंगू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को गुंगू और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती हैं? ऑप्शन है आपका ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी है दक्षिणी छोटा नागपुर, सी है पलामू और डी है कोल्हान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में निवास करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और उरांव जनजाति का जो प्रमुख मुख्य रूप से जो पेशा है वह पेशा इनका क्या है? कृषि है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि मुंडा जनजाति जो झारखंड में उरांव से पूर्व से निवास कर रही थी, उन्हें कृषि कर्म की शिक्षा किसने दी थी? उन्हें कृषि कर्म की शिक्षा उरांवों के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, उरांव गांव का प्रधान या मुखिया कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए पाहन, बी मांझी, सी महतो और डी बैगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उरांव गांव के प्रधान या मुखिया को महतो कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरांव गांव के प्रधान या मुखिया को महतो कहा जाता है। वहीं पाहन जो है उरांव लोगों का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान आपका कौन होगा? तो पाहन हो जाएगा। और इनके उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उरांव के मुख्य पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ व्यवस्था दिया गया है और उसके अधिकारी ग्राम प्रमुख, महतो का सहयोगी, सर्वोच्च राजा और प्रशासनिक व्यवस्था। अधिकारी में महतो, मांझी, पढ़ा दीवान और पढ़ा पंचायत। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रमुख का जो मुख्य अधिकारी होता है वह महतो हो जाएगा। महतो का सहयोगी उरांवों में आपका मांझी होता है। वहीं सर्वोच्च राजा के रूप में पढ़ा दीवान और सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उरांव लोगों के पूर्वजों की आत्मा
कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है आपका ए सरना में, बी हाइम में, सी शासन में और डी ए एवं बी दोनों में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उरांव लोगों की जो पूर्वजों की आत्मा होती है वह शासन में निवास करती है और उरांव जनजाति में जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उनके अस्थियों को दफनाने के लिए एक समारोह का आयोजन होता है। इस समारोह को हाड़ बोरा संस्कार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति में मरे हुए लोगों की अस्थियों को दबाने का जो काम किया जाता है, जो समारोह होता है, उसे हाड़ बोरा संस्कार कहा जाता है और यह प्रत्येक वर्ष साल में एक बार इस संस्कार का आयोजन होता है। उरांव जनजाति में यह माना जाता है कि इस संस्कार के बाद ही जो मृत व्यक्ति है वह अपने पितृ कुल में जाकर के मिल जाता है और उरांवों का जो अस्थि विसर्जन स्थल होता है, जहां से ये लोग अस्थि विसर्जन करते हैं, उस स्थल को कुंडी कहा जाता है। अस्थि विसर्जन स्थल को उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? कुंडी कहा जाता है। और कुंडी में लगाए गए पत्थरों को, ध्यान रखिएगा, कुंडी में जो भी पत्थर लगाए जाते हैं इन पत्थरों को फुल्की कहा जाता है। कुंडी में लगाए गए पत्थरों को फुल्की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? ऑप्शन है आपका ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी हो जनजाति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है। और यह जो युवा गृह होता है इसका मूल उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में घुमकुड़िया का उपयोग जनजातियों में किया जाता है और प्रत्येक 3 वर्षों के उपरांत, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 3 वर्षों के उपरांत घुमकुड़िया में प्रवेश करवाया जाता है 10 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का। ध्यान रखिएगा, 10 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनका प्रवेश घुमकुड़िया में करवाया जाता है और विवाह के उपरांत कोई भी व्यक्ति घुमकुड़िया का सदस्य नहीं रहता है। और मुख्य रूप से घुमकुड़िया में जो प्रवेश करवाया जाता है यह सरहुल के समय पे, जब सरहुल का त्योहार मनाया जाता है तो इस त्योहार के अवसर पर सरहुल के समय ही घुमकुड़िया में नवीन प्रविष्टि दी जाती है। घुमकुड़िया को 2 भागों में बांटा जाता है, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। ध्यान रखिएगा, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग केंद्र होता है। लड़कों के लिए घुमकुड़िया को जोंख एरपा, ध्यान रखिएगा, लड़कों के घुमकुड़िया को जोंख एरपा कहा जाता है और इसका जो मुखिया होता है वह महतो कहलाता है। महतो या धांगर महतो कहा जाता है। जोंख एरपा के प्रमुख को धांगर महतो या केवल महतो कहा जाता है। वहीं धांगर महतो का जो सहायक है वह कोतवार कहलाता है। धांगर महतो का सहायक कोतवार कहलाता है। और लड़कियों के लिए जो घुमकुड़िया होता है, युवा गृह है, उसे पेल एरपा कहा जाता है और इसके निरीक्षक को पेलो कोतवार, ध्यान रखिएगा, लड़कियों के घुमकुड़िया के निरीक्षक को पेलो कोतवार भी कहा जाता है। वहीं इसे बड़की धांगरीन कहा जाता है, जो उस गांव की एक विधवा महिला होती है और वह आने वाले समय के लिए लड़कियों को प्रशिक्षित करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के उरांव जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, उरांव जनजाति में 18 गोत्र हैं जिन्हें किल्ली कहा जाता है। ऑप्शन कथन 2 है, गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व है। तीसरा कथन है, बंदर का मांस खाना वर्जित है। और चौथा है, एकल परिवार की मजबूत अवधारणा है जो पितृ वंशीय है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और चौथा कथन, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा कथन और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 कथन ही यहाँ पर सही है, जबकि पहला कथन आपका कि उरांव जनजाति में 18 गोत्र हैं और उन्हें किली कहा जाता है, यह कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या गलत दिया गया है? तो उरांव जनजाति में 18 गोत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति में केवल 14 गोत्र होते हैं और इन गोत्रों को क्या कहा जाता है?
किल्ली कहा जाता है। इन 14 गोत्रों में आपका प्रमुख गोत्र है तिर्की, कच्छप, आपका मिंज, खलको, आपका एक्का, करकेट्टा, लकड़ा, आपका टोपो, कुजूर, ये सब कुछ प्रमुख गोत्र हैं उरांव जनजाति के। इसे ध्यान में रखिएगा। तिर्की, कच्छप, मिंज, खलको, करकेट्टा, लकड़ा, टोपो, कुजूर और एक्का ये कुछ प्रमुख गोत्र हैं और इन्हें उरांव जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या आपकी 14 है। अगला प्रश्न है, जोंक एरपा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पेल एरपा, बी है आपका जोपा कुड़िया, सी है धांगर कुड़िया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जोंक एरपा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। और जोंक एरपा क्या है आपका? तो घुमकुड़िया, जहां पे लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इसका जो देखभाल करने वाली जो महिला होती है उसे बड़की धांगरीन कहते हैं, बड़की धांगरीन कहते हैं। और यह बड़की धांगरीन जो है उस गांव की कोई विधवा महिला होती है जो लड़कियों को आगे के जीवन के लिए प्रशिक्षित करती है। वहीं जोंक एरपा जो है आपका लड़कों का घुमकुड़िया केंद्र है। ध्यान रखिएगा, लड़कों का युवा गृह है। और जोंक एरपा के मुखिया को धांगर महतो, ध्यान रखिएगा, धांगर महतो या महतो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य उरावों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है आपका ए जदुर, बी खड़िया, सी करम और डी बोंग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य आपका जदुर है। और उरांव जनजाति में नाच और गान की, जहां पर नाच और गान होता है उस मैदान को अखरा के नाम से भी जाना जाता है। और उरांव की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो वह है पढ़ा। ध्यान रखिएगा, उरांव की सबसे बड़ी पंचायत क्या है? पहरा है, पढ़ा है। और इनके नाच गान के मैदान को अखरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में पिता तथा उसके भाई के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है या उन्हें एक ही शब्द से संबोधित किया जाता है? और वह शब्द क्या है? ऑप्शन है आपका ए दा, बी बा, सी बाबू और डी आजा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उरांव जनजाति में उनके पिता और उनके सभी भाइयों के लिए बा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है या उन्हें बा शब्द से ही संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका ए, यह उरांव जनजाति का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, बी, यह प्रायः गांव के बीच में स्थित एक नाच का मैदान है, सी, यहाँ पर्व त्योहार एवं महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गान चलता है और डी, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन अखड़ा के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, उरावों के विवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका ए, उरांव लोग एक विवाही होते हैं, बी है इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, सी है इनमें विवाह मुख्यतः बहिर्गोत्र के आधार पर होता है और डी है इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, जबकि यह कथन क्या है? गलत है। और उरांव जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन देखा जाता है और वह प्रचलन है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, पर्व त्योहार के अवसर पर पुरुष करेया और महिला खनरिया वस्त्र पहनते हैं। दूसरा है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तीसरा है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ऑप्शन है आपका ए, पहला और दूसरा कथन सही है, बी है आपका 1, 2 और 3 कथन सही है, सी ऑप्शन है 2 और तीसरा कथन सही है और डी का कहना है कि केवल पहला कथन ही सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, क्योंकि पर्व और त्योहार के अवसर पर
पुरुष के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र करिया तथा महिलाओं के द्वारा गुंगू या खनरिया वस्त्र पहना जाता है। वहीं इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है तथा विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह होता है और वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को यहाँ पर वधु मूल्य चुकाया जाता है। यहाँ आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि उरांव जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं। उरांव जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बाद में मैं दे दूंगा। अगला प्रश्न है, उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, कौन सा है? ए विधवा विवाह, बी विनिमय विवाह, सी आयोजित विवाह और डी सेवा विवाह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वह है आपका आयोजित विवाह और इस जनजाति में सेवा विवाह का भी प्रचलन देखा जाता है। इस विवाह में भाभी वर जो है वह वधु के घर में जाकर के वहां पर काम वगैरह करता है, परिवार की सेवा करता है। उसके बदले में उस लड़के के साथ में घर वाले अपनी बेटी या जो भी लड़की है उनकी शादी कर देते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह उरांवों के मुख्य देवता हैं, बी यह सिंगबोंगा या सूर्य के प्रतीक हैं, सी धरती माता इनकी दंपत्ति मानी जाती है और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। और उरांवों के मुख्य देवता कौन है? आपका धर्मेश हैं और ये सिंगबोंगा या सूर्य के प्रतीक हैं जिनकी पत्नी धरती माता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उरांवों के ग्राम देवता हैं। ऑप्शन है आपका ए मरांगबुरु, बी ठाकुर देव, सी डिहवार और डी पूर्व जातमा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उरांवों के ग्राम देवता ठाकुर देव कहलाते हैं, जबकि मरांगबुरु जो है आपके पहाड़ देवता है। मरांगबुरु पहाड़ देवता है। डिहवार सीमांत देवता के रूप में जाने जाते हैं। सीमांत देवता के रूप में डिहवार जाने जाते हैं। वहीं कुल देवता के रूप में पूर्व जातमा को कुल देवता के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति में ग्राम देवता को ठाकुर देव, पहाड़ देवता को मरांगबुरु, डिहवार को सीमांत देवता तथा पूर्व जातमा को कुल देवता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ऑप्शन है आपके ए कर्मा, बी सरहुल, सी ए और बी दोनों और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कर्मा और सरहुल उरांव जनजाति के दो महत्वपूर्ण त्योहार हैं। कर्मा आपका भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी, ध्यान रखिएगा, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा कब मनाया जाता है? भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। वहीं सरहुल जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है और उल्लेखनीय तथ्य है कि यह दोनों ही त्योहार उरांव जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा होती है? ऑप्शन ए है आपका भेलवा पूजा, बी है खलियान पूजा, सी है काली पूजा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा की जाती है तथा इस जनजाति में समस्त गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरिया पूजा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस जनजाति में अन्न प्रयोग से पूर्व एक नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए संथाल, बी उरांव, सी भूमिज और डी बिरहोर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उरांव जनजाति में नई फसल का पहला अंश जो होता है वह सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का गांव भुईहरी के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन है आपका ए संथाल, बी मुंडा, सी उरांव और डी कोरवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरांव जनजाति के गांव को भुइंहरी नाम से जाना जाता है। एक अन्य तथ्य है कि उरांव गांव का जो पंचायत होता है, उरांव गांव का पंचायत, उसे पचोरा के नाम से जानते हैं, उसे पचोरा के नाम से जानते हैं। और संघीय पंचायत, जो कई गांवों को मिलाकर के एक संघीय पंचायत का निर्माण होता है, उस पंचायत को हम लोग पड़हा के नाम से जानते हैं। और एक अन्य तथ्य है कि रांची का मुड़मा मेला, ध्यान रखिएगा, रांची का मुड़मा मेला पड़हा पंचायत के, रांची का मुड़मा मेला पड़हा पंचायत के प्रभावी होने का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, मुड़मा मेला कहाँ लगता है? रांची जिले में इसका आयोजन किया जाता है। और मुड़मा मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव जनजाति से संबंधित है और वह पड़हा पंचायत के प्रभावी होने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, उरांव लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए पाहन, महतो उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। बी है पाहन खूंट का एवं महतो खूंट का होता है। सी है पड़हा का गठन 7, 12, 21 और 22 गांवों को मिलाकर होता है और इसके मुखिया को पड़हा राजा कहते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दिए गए तीनों कथन, पाहन और महतो उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी हैं। पाहन खूंट से संबंधित होता है तथा महतो खूंट का होता है। वहीं पड़हा का जो गठन होता है वह 7, 12, 21 और 22 उरांव जनजाति के गांवों को मिलाकर किया जाता है। यह एक संघीय पंचायत की तरह का है और इसका मुखिया क्या कहलाता है? इसका मुखिया आपका पड़हा राजा कहलाता है, पड़हा राजा कहलाता है। तो यहाँ पर ये दिए गए तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कहाँ होता है? ऑप्शन ए है आपका अखड़ा में, बी सरना में, सी पड़हा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका जो विवाद का निपटारा होगा 2 गांवों के बीच का, वह पड़हा में, पड़हा पंचायत में आयोजन करके इस विवाद का निपटारा किया जाता है। और इन विवादों का निपटारा पड़हा राजा, जो कि पड़हा पंचायत का प्रमुख होता है, उसके द्वारा इसका निर्णय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उरांवों के प्रमुख देवता कौन है? तो देवता और नाम दिया गया है, सर्वोच्च देवता, ग्राम देवता, सीमांत देवता और पहाड़ देवता। और नाम दिए गए हैं डिहबार, मरांग बुरु, धर्मेश और ठाकुर देव। तो सर्वोच्च देवता आपके हो गए धर्मेश, ग्राम देवता ठाकुर देव, सीमांत देवता डिहबार और पहाड़ देवता मरांग बुरु। तो यदि हम लोग देखें ऑप्शन कौन सा मिलता है, तो सी डी ए बी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, गोत्र और प्रतीक का नाम दिया है। पहला है आपका लकड़ा, कच्छप, खलको और तिग्गा, ये सभी गोत्र हैं और ये प्रतीक हैं, कछुआ, लकड़बग्घा, बंदर और मछली। तो यहाँ पर अगर हम लोग मिलाते हैं तो लकड़ा का जो आपका प्रतीक होता है वह आपका लकड़बग्घा हो जाएगा। वहीं कच्छप कछुआ से संबंधित है, खलको आपका मछली से संबंधित है और तिग्गा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह बंदर होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि गोत्र से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही कम देखे गए हैं। एक जानबूझ करके मैंने इसे दे दिया है कि यहाँ पर जो उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या है वो केवल 14 है। तो हो सके तो जिनमें कम संख्या वाले जैसे मुंडा, संथाल, उरांव, इन सभी के गोत्रों को एक बार ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा और उसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि यदि इनसे संबंधित कोई भी एकाध प्रश्न पूछे तो आप भीड़ से निकल करके आप आगे निकल जाए। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सारी जनजातियों के गोत्र पढ़ने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी ध्यान में हमें रखना होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी और यदि वीडियो से लाभ प्राप्त हो रहा है तो इसे अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।